हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अंदर कॉलॉइड में बन चुका है वो रिलीज कैसे होता है। ठीक है, तो इसका जो स्टिमुलेशन पाथवे है वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे ब्रेन में जो पाई जाती है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से कहाँ आ जाता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस सेल था, ये जो न्यूरॉन सेल था, इस न्यूरॉन सेल के द्वारा एक हार्मोन जिसका नाम TRH यह हार्मोन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा मतलब सर्कुलेट होकर के कहाँ जाता है, ये सप्लाई हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसकी थोड़ा खासियत बता दें कि जो TRH हार्मोन होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, कैसा है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन। अगर ऐसा है तो कितना अमीनो एसिड का बना होगा, ये 3 अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइपेप्टाइड। कितने अमीनो एसिड का बना होता है, ये 3 अमीनो एसिड का। इसके रिसेप्टर कहां मिलेंगे, क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर पाया जाता है सेल की सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है। इसका रिसेप्टर कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, TRH के बारे में। अब TRH जैसे ही थायरोट्रॉप सेल के पास पहुंचा, कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। यहां पर था एक थायरोट्रॉप सेल। ये जो थायरोट्रॉप सेल होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी में है, थायरोट्रॉप सेल। ये बेसोफिलिक सेल होता है। कैसा सेल है ये, बेसोफिलिक सेल। बेसोफिलिक सेल मतलब जो बेसिक डाई से स्टैंड होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बेसोफिलिक सेल। और जैसे ही TRH थायरोट्रॉप सेल्स के पास पहुंचा, इसको स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट करते ही यहां से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम TSH, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम क्या है इसका, TSH। ठीक है, देख सकते हैं ये TSH भी कहां चला गया, ब्लड वेसल्स में, TSH। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए ये TSH चला जाएगा कहां पे, थायराइड ग्लैंड के पास। थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, TSH के बारे में, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी कैसा है, पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है। कौन सा नेचर का हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा पेप्टाइड हार्मोन है बोलने पर, ग्लाइकोपेप्टाइड मॉडिफाइड पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लाइकोपेप्टाइड बोलो या मॉडिफाइड पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, इसके रिसेप्टर भी कहां पे होंगे, ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के जो फोलिकुलर सेल था, फोलिकुलर सेल की सरफेस पर। ठीक है, तो कैसा रिसेप्टर होगा बोलने पर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ये हो गया। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड में कि जैसे ही TSH हार्मोन पहुंचा थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड में क्या होना शुरू हो जाएगा, वो आयोडीन का ट्रैपिंग, वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस। जैसे सिंथेसिस हो जाएगा, कहां पे है वो, अभी कॉलॉइड में है। अब इस कॉलॉइड से ये T3 और T4 को हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, और T3 को ट्राइआइडोथायरोनिन, और T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोलते हैं और थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे T3 और T4 बन गए, या तो ये यहीं पर स्टोर हो सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। आपको पता है कि एक थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में 30 मॉलिक्यूल T4 के होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल T3 के होते हैं, उस फॉर्म में वो स्टोर रहता है। लेकिन जब रिलीज होना होता है तो वह यहां से एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा, एंडोसाइटोसिस मतलब कॉलॉइड में जो T3 T4 था कहां आ जाएगा, फोलिकुलर सेल में, तो क्या कहेंगे इसको हम, एंडोसाइटोसिस। लेकिन एंडोसाइटोसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। तो इसमें कौन सा हो रहा है, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस किसको बोलते हैं, जिसमें सॉलिड पार्टिकल या लार्ज पार्टिकल को सेल के अंदर लिया जाता है मेम्ब्रेन का इनफोल्ड करके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस।
यदि किसी स्मॉल पार्टिकल या लिक्विड को सेल के अंदर मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके अंदर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन तो केवल एक एक अमीनो एसिड के बने हुए हैं, ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड के बने हुए हैं। तो ये बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो इसलिए क्या कहलाएगा ये एंडोसाइटोसिस में कौन सा प्रकार, पिनोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस से अंदर ले लिया गया। अब यहां का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं और इसको रिलीज कर दिया गया कहां पे, ब्लड में। तो ब्लड में कौन आ गया जी अभी, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन आ गया, थायरॉक्सिन हार्मोन, मतलब T3 और T4। बेसिकली T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो जैसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन ब्लड में आ गया, ये अपने टारगेट सेल में जाएगा, अपना फंक्शन करेगा। लेकिन यदि ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया, तो आप यहां से, क्योंकि जब नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाएगा तो अब एबनॉर्मेलिटीज होना शुरू हो जाएंगे, अनियमितताएं होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अनियमितता ना हो, एबनॉर्मेलिटीज ना हो, इसीलिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन, बढ़ा हुआ थायरॉक्सिन हार्मोन, जो लेवल ज्यादा हो गया थायरॉक्सिन का, बढ़ा हुआ थायरॉक्सिन हार्मोन ये सीधा सिग्नल देता है कि इसको हाइपोथैलेमस को, कौन सा सिग्नल, इनहिबिटरी सिग्नल, और जाकर के टीआरएच को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये एक इनहिबिशन तो यहां पे हुआ कि हाइपोथैलेमस को ही रोक दो टीआरएच बनाने के लिए, पहला सिग्नल हो गया। यदि यहां पर प्रोसेस नहीं रुकती है तो फिर यही T3 T4 हार्मोन दूसरा सिग्नल देते हैं किसको, एंटेरियर पिट्यूटरी को, क्या बनाने से रोकने के लिए, TSH को बनाने से रोकने के लिए। मतलब पहले TRH को रोकेंगे, अगर हम सफल नहीं हुए तो किसको रोकेंगे, फिर TSH को। तो इस प्रकार से ये जो लंबा वाला जो पाथवे चल रहा है इसको लॉन्ग लूप इनहिबिशन बोलते हैं, और ये जो छोटा वाला पाथवे चल रहा है इसको शॉर्ट लूप इनहिबिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग लूप इनहिबिशन, इसको बोलेंगे शॉर्ट लूप इनहिबिशन। तो इस प्रकार क्या हो गया कि ये टीआरएच हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, एंटेरियर पिट्यूटरी में गया, थायरोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट किया, टीएसएच बना, टीएसएच थायराइड ग्लैंड में गया, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल को दिखाया गया, देखिए फॉलिकल में गया, फॉलिकुलर सेल में बाइंड हुआ, सेल सरफेस रिसेप्टर था, बाइंड हुआ, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन बना, और इसका ये पिनोसाइटोसिस द्वारा, ये एक्सोसाइटोसिस द्वारा, इधर एक्सोसाइटोसिस हुआ, यहां से यहां तक पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, और इधर एक्सोसाइटोसिस द्वारा इसको बॉडी से, मतलब ये फॉलिकुलर सेल से बाहर करके ब्लड में ला दिया गया। जब ब्लड में ले आए तो ब्लड में इसकी लेवल जब बढ़ जाती है तो यहां पर दो प्रकार की इनहिबिशन चलती है, एक लॉन्ग लूप इनहिबिशन, दूसरा शॉर्ट लूप इनहिबिशन। इस प्रकार यदि टीआरएच इनहिबिट हो गया तो आगे का प्रोसेस बंद हो जाएगा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। यदि टीएसएच इनहिबिट हो गया तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा और थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब दोनों प्रकार के पाथवे में से कोई भी पाथवे चले तो थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बढ़ा हुआ थायरॉक्सिन लेवल था धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। जब फिर बहुत कम हो जाएगा पुनः फिर ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, फिर थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसी थायराइड ग्लैंड का ये एक फॉलिकल को शो किया गया है, ठीक है। यहां पर हम देखें, ये इसका रिसेप्टर सेल सरफेस पर होती है, इसका रिसेप्टर भी सेल सरफेस पर होता है, लेकिन इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं जी, या तो साइटोसोल में होगा या तो न्यूक्लियस में। तो इसका कहां पे होता है, इसका होता है न्यूक्लियस में। तो इसका रिसेप्टर कैसा हो गया, T3 T4 हार्मोन का रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो T3 T4 हार्मोन का रिसेप्टर कैसा हुआ, T3 T4 का रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। और नेचर कौन सा है इसका, एमाइन नेचर, ठीक है। इसको हम आगे स्टडी कर चुके हैं, एमाइन नेचर। ये इस प्रकार से इसका स्टिमुलेशन पाथवे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट। जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन T3 और T4 दोनों ब्लड वेसल में आ चुके हैं। ब्लड वेसल में लगभग T4 की कॉन्सेंट्रेशन 93% होती है, और जबकि T4 की कॉन्सेंट्रेशन 93% होती है, जबकि T3 की कॉन्सेंट्रेशन 7%। इसको हम बात कर चुके हैं। अब इनमें से जैसे ही ये ब्लड में आ गए, T3 T4 दोनों ही कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से इमीडिएटली बाइंड हो जाते हैं, तुरंत बाइंड हो जाते हैं। ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन।
अभी प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के हैं। पहला है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, ठीक है। दूसरा है थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, और जो अगला है थायरोक्सिन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन। ये 3 प्रकार के हमारे पास क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तीनों प्लाज्मा प्रोटीन में से जो सबसे ज्यादा बाइंड करता है वो है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ये सबसे ज्यादा बाइंड करता है, ये बहुत ही कम बाइंड करते हैं। और तीनों के तीनों प्रोटीन कहां से बनते हैं, लीवर से बनते हैं, ठीक है। इनका सिंथेसिस कहां से होता है, लीवर से होता है। ये मान लीजिए लीवर था, लीवर से किसका सिंथेसिस हुआ, इन तीनों प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, जो ब्लड में आकर के थायरोक्सिन को बाइंड करते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन ये बाइंड कर दिया ऐसे, ये ऐसे। जब ये T4 को बाइंड करेगा तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए ये बाउंडेड फॉर्म में है। और T3 अगर बाइंड होगा तो ये ऐसे दिखेगा, देखिए ये आया समझ में। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस बाइंडिंग की टेक्निक को देखो, जो ड्रॉ किया हूं उस टेक्निक को देखिए, कौन अच्छे से बाइंड हुआ है, T4 अच्छे से बाइंड हुआ है, T3 अच्छे से बाइंड नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो T4 हार्मोन्स होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड होने की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, T3 की तुलना में। अब बताइए किसके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, T4 और प्लाज्मा प्रोटीन के बीच में, ना कि T3 और प्लाज्मा प्रोटीन के बीच में, ठीक है। तो अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें, कौन जल्दी सेपरेट हो जाएगा, T3 जल्दी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जितना भी हार्मोन्स ब्लड में आए उसमें से 90% जो T3 T4 होते हैं वो इमीडिएटली प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं। और कौन इजीली अलग हो सकता है, T3 इजीली अलग हो सकता है। अब ये ब्लड में सर्कुलेट हो करके टारगेट सेल तक, टारगेट टिश्यू के पास, टारगेट सेल के पास पहुंच गया। अब ये टारगेट सेल कौन सा सेल है, ठीक है। हमारे बॉडी में प्रत्येक सेल्स, हर एक सेल्स थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कैसा है, टारगेट सेल है। क्योंकि हमारे हर एक सेल में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो हर एक सेल को T3 T4 की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर टारगेट सेल क्या है, ऑल बॉडी सेल। हमारे बॉडी में जितना भी सेल है वो सब क्या है बोलने पर टारगेट सेल है, ठीक है। तो उसके पास पहुंच गया। अब थायरोक्सिन हार्मोन चूंकि वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल सकता है, वाटर सोल्यूबल है, तो ये सेल को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेल का मेम्ब्रेन होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का है और ये हार्मोन हाइड्रोफिलिक नेचर का है, दोनों के नेचर अलग अलग है। इसलिए ये हार्मोन डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं T4 और T3 में से कौन इजीली सेपरेट हो जाएगा, बोला T3। अब T3 इजीली सेपरेट होकर के आसानी से चला जाएगा, पार हो जाएगा कहां पे, इस ट्रांसपोर्टर से होते हुए कहां चला जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर चले जाना, ठीक है। T4 भी चला जाएगा, ये देखिए। लेकिन ये जो डायग्राम ड्रॉ किया उसको ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ इधर एक बार एरो लगाया हूं, इधर 3-4 बार लगाया हूं। इसका मतलब क्या, कौन ज्यादा डिफ्यूज होंगे, T3 ज्यादा डिफ्यूज होंगे। क्यों, क्योंकि इजीली ये दोनों अलग हो सकते हैं, और ये टाइटली स्ट्रांगली बाउंड है तो इजीली अलग नहीं हो सकते, तो ये बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहां पे, किसी टारगेट सेल के अंदर। तो ज्यादातर कौन आएंगे बोलने पर, डिफ्यूजन देखिए किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा बोलने पर, डिफ्यूजन ज्यादा होगा किसका, T3 का, किसकी तुलना में, T4 की तुलना में। जैसे ही T3 और T4 अंदर आ गए, अब एक चीज देखिए कि ब्लड वेसल से ये डिफ्यूजन होने का जो प्रोसेस है, ये कितना कितना समय लगता है इनको, कि जो T4 हार्मोन्स हैं इसको डिफ्यूज होने के लिए, इसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है ब्लड में, उसके आधा कॉन्सेंट्रेशन को डिफ्यूज करने के लिए टारगेट सेल में लगभग 6 दिन समय लग जाते हैं, लगभग 1 हफ्ता मान लीजिए, 6 दिन का समय लगता है। जबकि T3 हार्मोन को जितना भी कॉन्सेंट्रेशन उसका है, उसके आधा को अगर हम डिफ्यूज करना चाहते हैं टारगेट सेल के अंदर, तो लगभग 1 दिन में पूरा हो जाता है, मतलब 12 घंटे में। तो 12 घंटे में लगभग ये ट्रांसफर हो जाता है। तो बताइए किसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा हुआ, T3 का। इस प्रकार T3 और T4 कहां पहुंच गए, टारगेट सेल के अंदर। अब टारगेट सेल के अंदर देखिए पुनः अप्लाई, यहां पर कुछ प्रोटीन है, बाइंडिंग प्रोटीन, देखिए ये बाइंडिंग प्रोटीन पुनः बाइंड करते हैं, और सेम जिस तरीके से इधर बाइंड हुआ देखिए, दिख रहा है ये। अब यहां पर फिर देख सकते हैं T4 और T3 में बाइंड करने की जो एफिनिटी है किसकी ज्यादा है, T4 की ज्यादा है, किसके साथ, प्रोटीन के साथ, बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। लेकिन अभी का बाइंडिंग प्रोटीन ब्लड में नहीं है, कहां पे है, टारगेट टिश्यू के अंदर, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में है। तो अगेन यहां पर पुनः बाइंड हो जाते हैं,
डायग्राम देख के बता सकता है कौन इजीली सेपरेट हो सकता है, तो फिर कौन हो सकता है इजीली सेपरेट? T3। इस प्रकार से T3 जब इजीली सेपरेट हो जाएगा अपने बाइंडिंग प्रोटीन से, तो T3 चला जाएगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और आगे की प्रोसेस को, जीन को एक्सप्रेस करेगा, और यहाँ पर ये रिसेप्टर इजीली अलग हो जाएगा। ये भी जाएगा, बाइंड होगा, लेकिन ये बहुत ही कम जाएगा। तो अब बताइए ज़्यादा एक्टिव कौन होगा, कौन ज़्यादा एक्टिव अपना काम करेगा? तो ज़्यादा काम करेगा कौन? T3, क्योंकि T3 जितना भी आए हैं लगभग सब चला गया अंदर, जबकि T4 जितना आया है यहाँ पर पुनः बाइंड करके रख दिया गया। तो यहाँ पर बाइंड करते हैं लगभग फिर 6-7 दिन, लगभग हफ्ते भर फिर बाइंड करके रखते हैं इसको, और लगभग ये 1-2 दिन में पुनः फिर ये मतलब 12 घंटे में लगभग पुनः ये सेपरेट हो सकता है, अलग हो सकता है। ज़्यादा समय किसको लग रहा है काम करने में? तो काम करने में ज़्यादा समय किसको लग रहा है बोलने पर? T4 को लग रहा है, क्योंकि T4 स्टोर फॉर्म में रह जा रहा है, वो अपनी बाइंडिंग प्रोटीन से अलग नहीं हो पा रहा है, जबकि T3 अपने बाइंडिंग प्रोटीन से इजीली अलग हो जाता है, तो वो जा करके न्यूक्लियस के अंदर इजीली अपना फंक्शन कर पाता है। यहाँ से लेकर के उसके डिफ्यूजन से लेकर के इसके जीन एक्सप्रेशन तक के वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, और वहाँ पर मैंने एक टॉपिक डाला है न्यूक्लियर रिसेप्टर नाम से, उस टॉपिक को देख लीजिए। पूरा का पूरा थायरोक्सिन बेस्ड सिग्नलिंग है, ठीक है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो मैं वहां पर क्या हेडिंग डाला हूं? न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है, या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर नाम से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस क्या हो गया? ये यहां तक सिग्नलिंग हो गया, यहां तक ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं T3 हार्मोन और T4 हार्मोन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, कि इंसान लेते हैं, उस इंसान में मैक्सिमम अमाउंट में हम T4 हार्मोन को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इंजेक्ट कर दिया T4 हार्मोन, ये मान लीजिए T4 हार्मोन है, ठीक है, ये T4 जैसे इंजेक्ट कर दिया, तो अब हमको चेक करना है मेटाबॉलिक रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं उस ऑर्गेनिज्म में कि 2-3 दिन तक किसी प्रकार के मेटाबॉलिक चेंजेस में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। कितने दिन तक? 2-3 दिन तक, लगभग 2-3 दिन तक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2-3 दिन तक T4 हार्मोन तो काम ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये दूसरा या तीसरा दिन ये है, ये मान लीजिए तीसरा दिन है। तो यहां से अगर यहां तक जब तक वो काम नहीं कर पा रहा है, तब तक क्या कहलाता है? लेटेंट पीरियड। जब हमने कोई डोज इंजेक्ट किया और उसका सिम्टम कब से दिखा, तब तक के बीच का समय क्या कहलाता है? लेटेंट पीरियड कहलाता है। तो इसका लेटेंट पीरियड कितने दिन का हो गया? लगभग 2-3 दिन का। अब धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, मतलब मेटाबॉलिक चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब बढ़ते जाता है, हम देखते हैं कि लगभग 10 से 12वें दिन के बीच में, ठीक है, 10वें से लेकर के 12वें दिन के बीच में मेटाबॉलिक रेट अपनी मैक्सिमम पिक पर रहती है। मतलब 10 से 12, मतलब ये 10वां दिन हो गया, देखिए ये 10 से 12 दिन, मतलब ये इतना, ये अपनी मैक्सिमम पिक पे रहती है। बहुत ज्यादा ये मेटाबॉलिक रेट यहां पर होते रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे 15वें नंबर की ओर जाते हैं, मतलब 15वें नंबर दिन की ओर, 15वें दिन से धीरे 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 डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, और ये धीरे 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 डाउन हो जाता है, और लगभग इसका एक्टिविटी धीरे धीरे होते रहता है। लेकिन कब तक? 40-42 दिन तक चलता है, और कभी कभी किसी किसी केस में तो 2 महीने तक चलता है, अप टू 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने तक T4 हार्मोन काम करते रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमने थायरोक्सिन हार्मोन इंजेक्ट किया था, वो थायरोक्सिन हार्मोन 2 बार प्रोटीन से बाइंड हुआ था, एक बार ब्लड के प्लाज्मा में और दूसरी बार टिश्यू के अंदर साइटोसेल में। और T4 स्ट्रांगली बाउंड होता है, आसानी से ये सेपरेट नहीं होता है, तो आसानी से न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, तो तुरंत ये काम नहीं कर पाएगा, तो उसको काम करने के लिए लंबा समय लगता है। तो देख सकते हैं यहां पर कि T4 का लेटेंट पीरियड कितना दिन का हो गया? लगभग ये 3 दिन का हो गया, लगभग 3 डेज। लेटेंट पीरियड कितने दिन का हो गया? 3 डेज, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी कब दिखाई देता है इसका? लगभग 10 से 12वें दिन में, ठीक है, 10 से 12वें डेज में दिखाई देता है ये। आगे देखते हैं स्पीड एंड ड्यूरेशन। इसका स्पीड कैसा है? बहुत ही स्लो है, ठीक है, स्लो, बहुत धीरे धीरे हो रहा है प्रोसेस, स्लो।
एंड ड्यूरेशन कितना, लॉन्ग, लंबे समय तक चल रहा है, लगभग मैं बोला 2 महीने तक चल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, स्लो एंड लॉन्ग। ये हो गया T4 के बारे में। अगला T3 की बात कर लेते हैं। फिर हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, एक इंसान लिया, उसमें थोड़ी सी मात्रा में, अब ज्यादा मात्रा की बात नहीं करूं, बहुत थोड़ी सी मात्रा हमने दिया, क्या हार्मोन, T3 हार्मोन इंजेक्ट कर दिया। जैसे बहुत थोड़ी सी मात्रा में T3 हार्मोन हमने इंजेक्ट किया, अब देखते हैं तुरंत एक दिन में ही, मतलब लगभग 12 घंटे बाद ही मेटाबॉलिक रेट स्टार्ट होना, मतलब इनिशिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका लेटेंट पीरियड क्या हो गया, लगभग एक दिन मान लीजिए, 12 घंटे। ठीक है, तो इसका लेटेंट पीरियड क्या हो गया, लगभग 12 आवर्स, लगभग एक दिन 12 से लेकर 24 घंटे तक होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं 1 डेज कर दे रहा हूं। ये आगे देखते हैं, देखो जैसे हमने इंजेक्ट किया तुरंत एक दिन में ये स्टार्ट हो गया। अब इसके मैक्सिमम पिक कब रहती है, हाई एक्टिविटी इसका कब रहती है, दूसरे और तीसरे दिन में रहती है। कब रहती है मैक्सिमम एक्टिविटी, कब रहता है, 2nd to 3rd डेज। ठीक है, दूसरे फर्स्ट डे से शुरू हुआ, हमने अभी डाला, सुबह डाला तो शाम को लगभग स्टार्ट हो गया, और कल और परसों मान लीजिए 2 दिन और, मतलब दूसरा और तीसरा दिन इसकी मैक्सिमम हाई पिक पे रहता है। फिर धीरे धीरे उधर से डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। देखिए धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, और ये कुछ समय तक चलता है, लगभग हफ्ता भर, 8-10 दिन, उसके बाद धीरे धीरे एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो ये अब यहां पर देखिए स्पीड और ड्यूरेशन क्या हो गया। स्पीड क्या हुआ, हमने अभी डाला था, सुबह शाम को स्टार्ट हो गया, मतलब कैसा है, बहुत फास्ट है, तीव्र है, तेज है। ठीक है, तो स्पीड कैसी होती है इसकी, हाई होती है। ठीक है, और ड्यूरेशन कैसा होगा, शॉर्ट, बहुत कम समय में, ये तो 2 महीना लग जा रहा है, ये तो 1 हफ्ते भर में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन क्या हो गया, शॉर्ट। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, हमने बहुत ज्यादा T4 डाला था, फिर भी उसका काम जो है बहुत लंबे समय बाद दिखाई दिया, जबकि T3 बहुत कम डाला था, उसका इफेक्ट तुरंत दिखाई दिया। ऐसा क्यों बोलने पर, क्योंकि T3 हार्मोन अपने जो प्लाज्मा प्रोटीन और जो टिश्यू के अंदर बाइंडिंग प्रोटीन था, उस प्रोटीन से इजीली सेपरेट हो जाता है और तुरंत अपना काम कर लेता है, जबकि T4 हार्मोन इजीली सेपरेट नहीं हो पाता प्लाज्मा प्रोटीन से और टिश्यू प्रोटीन से, तो आसानी से न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाता और अपना इफेक्ट दिखा नहीं पाता। ये काम करने के लिए इसको महीनों लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हार्मोन्स काम किया, फंक्शन करने के बाद उसके एंड में उसको हम एक्सक्रेट करेंगे, तो कैसे इनएक्टिव करके उसको एक्सक्रेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए मेटाबॉलिज्म। जैसे ही फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल से T3 T4 हार्मोन ब्लड वेसल में आया, आपको पता है कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन T4 की होती है 93%, जबकि T3 की केवल 7% होती है। अब यहां पर देखिए, चूंकि हमारे पास जो एक्टिव फॉर्म में होता है, ज्यादा एक्टिव होता है T3, हमको इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, इसीलिए यहां से अब थायरोक्सिन हार्मोन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन किसको बोलते हैं, T4 को। अब देखते हैं डीआयोडीनेज एंजाइम के काम आती है। डीआयोडीनेज एंजाइम जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के डीआयोडीनेज एंजाइम होते हैं, D1 और D2, और अगला वाला है D3। याद रखना D1 और D2 जो डीआयोडीनेज एंजाइम है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, मतलब ब्लड में, प्लाज्मा में मिलते हैं। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट पर पाए जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, जबकि D3 जो होता है ये टिश्यू के अंदर होता है, सेल के अंदर, वो भी स्पेशल टिश्यू। कौन कौन सा स्पेशल टिश्यू, जैसे हो गया स्केलेटल मसल, लीवर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां पर लिख दिया गया है लीवर, स्केलेटल मसल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहां पर ये D3 एंजाइम पाई जाती है। आगे देखिए कि यहां से जैसे ब्लड में T3 T4 हार्मोन आया, T3 हार्मोन तो चला गया अपने टारगेट टिश्यू के पास, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बचा T4 ऐसे होता है, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हम इसको बात कर चुके हैं, इसके ऊपर भी T4 हार्मोन। तो D1 और D2 क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का डीआयोडीनेज है, तो यहां से एक आयोडीन को हटा देंगे। ध्यान रखना इसमें 2 बेंजीन रिंग है, तो आउटर जो रिंग है उस रिंग से एक आयोडीन को हमने हटा दिया। हमने मतलब कि इसने D1 और D2 कोई भी हो, D1 डीआयोडीनेज या फिर D2 डीआयोडीनेज, यहां का एक आउटर रिंग का एक आयोडीन हटा दिया, तो बन गया ऐसा, बन गया क्या, ये T3। आए समझ में, बन गया कैसा, T3 हार्मोन। अभी कैसा हो गया, एक्टिव। देखिए तो यहां पर क्या हो गया जी, ये T4 से बदल गया, किस में हो गया, ये T3। एक आयोडीन हटने पर, आयोडीन किसने हटाया बोलने पर, D1 और D2 ने। ये T3 दोनों कैसे हो गए, ये ऑलरेडी बन के आया था, दोनों कैसे हो गए, सेम। ये अब T3 तो चला जाएगा कहां पे,
ये टारगेट टिश्यू के अंदर ज़्यादा जाएगा। क्यों ज़्यादा जाएगा? क्योंकि इसकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्डिंग एफिनिटी कम होती है, तो इजीली अलग होकर के अंदर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना भी T4 यहाँ पे रहते हैं सारे के सारे T4 कन्वर्ट हो जाते हैं T3 में। नहीं, कुछ T4 उसी फॉर्म में टारगेट टिश्यू तक चले गए। ठीक है, और भले ही ये इसकी डिफ्यूजन की रेट कैसी होगी, कम होगी, लेकिन जाएगा तो जरूर किसी टिश्यू के अंदर, आ गया। अब यहां पर T3 भी पहुंचा, T4 भी पहुंचा। T3 क्या करेगा? अब देखिए, T4 हो या T3, यहां भी उनके प्लाज्मा उनके प्रोटीन पाए जाते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन। इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि T4 और T3 को काम करना है तो जाएगा कहां? जाएगा ये न्यूक्लियस के अंदर। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, फंक्शन किया, जो काम करना था। इस रिसेप्टर की खासियत होती है कि T4 और T3 में से इस रिसेप्टर में सबसे ज्यादा बाइंड करने की एफिनिटी T3 के साथ होती है। T4 को उतनी अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता। ध्यान रखना, प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू थायरोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, इनकी एफिनिटी T4 के साथ ज्यादा है, जबकि थायरोसिन की रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है उसका T3 के साथ ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी है। ठीक है, तो T4 की बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है किसकी तुलना में? T3 की तुलना में। किसके साथ? थायरोक्सिन रिसेप्टर के साथ। इधर फंक्शन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, काम हो गया, फंक्शन पूरा हो गया। अब क्या करना है जी हमको? भले ये कम जाएगा तो कम काम करेगा, एक्टिव तो है, भले ही कम है, लेस एक्टिव है, ये ज्यादा एक्टिव होता है। काम पूरा हो जाने के बाद उसको हमको क्या करना पड़ेगा? आप इनएक्टिव करना पड़ेगा और बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर इनएक्टिव करना है तो वो जो मैं तीसरा डीआयोडीनेज एंजाइम बताया था D3, वो काम आएगा। देखिए, ये D3 एंजाइम जो ज्यादा एक्टिव था, जो T3 ज्यादा एक्टिव था, ये मान लीजिए T3 था, देख सकते हैं आप। इस T3 में से एक आयोडीन और हटा दीजिए, ये हटा दिया हमने, तो ये थायरोनिन तो था, लेकिन कितना आयोडीन है? 2 आयोडीन, तो डाइआयोडोथायरोनिन, ये मतलब T2, ये थायरोनिन और ये 2 आयोडीन T2। कैसा फॉर्म है? इनएक्टिव, मतलब ये अब आगे फर्दर फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसका काम कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हमने तो इसको इनएक्टिव कर दिया। ये भी तो एक्टिव है, भले ही कम एक्टिव, एक्टिव तो है, उसको भी क्या करना है हमको? इनएक्टिव। तो अब क्या होता है, वही D3 एंजाइम मतलब डीआयोडीनेज 3 एंजाइम इस T4 को, T4 मतलब ऐसा दिख रहा है ये, इसी T4 को इसमें से एक आयोडीन हटा देगा। ये भी यहां से एक आयोडीन रिमूव किया था, डीआयोडीनेशन किया था, यहां से भी क्या करेंगे? एक आयोडीन हटा देंगे तो बन जाएगा T3। लेकिन ध्यान रखना, इसके पहले जो हम T3 बनाए थे ऐसा था जी, ये एक्टिव T3 था। ठीक है, और अभी जो T3 बनाएंगे ध्यान से देखिए, ऐसा T4 था, मान लीजिए यहां पर ये T4 था, हमने इसमें से एक आयोडीन हटाया। D3 कहां का आयोडीन हटाएगा? देखो, एक आउटर रिंग, एक इनर रिंग। इसके पहले D1 और D2 कहां का हटाए थे? आउटर रिंग का आयोडीन रिमूव किए थे। ये जो D3 होता है, ये इनर रिंग, इनर बेंजीन रिंग का ये जो आयोडीन है इसको रिमूव करता है। तो ये थायरोनिन, अब बीच में 3 आयोडीन, ये तो टोटल कितने आयोडीन हो गए? 3। तो क्या कहलाएगा ये? T3। ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाएगा? T3। लेकिन ऐसा T3 नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। यहाँ बाहरी रिंग का आयोडीन रिमूव हुआ है, यहाँ के अंदर के रिंग का आयोडीन रिमूव हुआ है, इसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव फॉर्म था, ये T3 इनएक्टिव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम रिवर्स T3। आया समझ में? इसका मतलब D3 क्या करता है? T4 में से इनर रिंग के आयोडीन को रिमूव कर देता है, जिससे रिवर्स T3 बनता है। ये भी कैसा हो जाता है? इनएक्टिव। हमेशा T3 का मतलब एक्टिव नहीं होता। ध्यान देना पड़ता है कि आयोडीन कहां का रिमूव हुआ है। अगर आउटर रिंग का रिमूव हुआ है तो वो एक्टिव फॉर्म में है, और यदि इनर रिंग का आयोडीन रिमूव हुआ है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको भी इनएक्टिव कर दिया, इसको भी इनएक्टिव कर दिया। ये तो हो गया डीआयोडीनेज के द्वारा कैसा मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे उसको हम इनएक्टिव करते हैं। और भी कुछ 2 प्रोसेस हैं जिसके द्वारा इनएक्टिव कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये T4 था, क्या था? ये T4 था। इसको किसी न किसी मॉलिक्यूल के साथ हम कंजुगेट कर दें तो कैसा हो जाएगा? ये इनएक्टिव, फ्री नहीं रह पाएगा, कोई इसको बाइंड कर लेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस T4 जो थायरोक्सिन था उसको अगर सल्फेट बाइंड कर ले तो T4 सल्फेट बन जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर T4 सल्फेट, मतलब
टेट्रा आइडोथायरोनिन सल्फेट, तो ये इनएक्टिव हो गया। ऐसे T3 भी हो जाएगा, T3 बाइंड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ट्राई आइडोथायरोनिन सल्फेट, ये भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये तो सल्फेट कर रहा है, कंजुगेट करके बाइंड कर रहा है, जोड़ करके। अगला कौन है, ग्लूकोकोरोनाइड्स। अगला कौन है, ग्लूकोकोरोनाइड्स। यदि ग्लूकोकोरोनाइड्स T4 को बाइंड किया तो भी इनएक्टिव हो गया, T3 को बाइंड किया फिर भी इनएक्टिव हो गया। मतलब हम 3 तरीके से यहां पर थायरॉक्सिन हार्मोन की जो एक्टिविटी है उसको बंद कर सकते हैं। सबसे पहला T3 एंजाइम के द्वारा, और बाकी जो प्रोसेस है सल्फेट के द्वारा कंजुगेट करके, या फिर ग्लूकोकोरोनाइड्स के द्वारा कंजुगेट करके। तो इस प्रकार से हमने थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या कर दिया, मेटाबॉलिज्म कर दिया। और इसी को हम यहां से इसको लीवर में ले जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा लीवर में ले जाएंगे, लीवर में इसको डिग्रेड कर देंगे, डिग्रेड करके इसको किडनी से फिल्ट्रेट करके बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या हो गया, ये एक्सक्रेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।